आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज 19 नवंबर, आज भारत की दो महान वीरांगनाओं का जन्मदिन भी। पहली वीरांगना जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के 1857 की नायिका रही, महारानी लक्ष्मीबाई। और दूसरी वीरांगना भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। इन दोनों वीरांगनाओं को उनकी जयंती पर फतेहपुर हलचल परिवार की ओर से मेरा सत सत नमन। साथियों, महारानी लक्ष्मीबाई का योगदान स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में बहुत बड़ा है। महाराष्ट्र से बिठूर में बसे नानाजी राव पेशवा की पौत्री महारानी लक्ष्मीबाई, जिनकी शादी झांसी नरेश के साथ हुई थी और जिनकी मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों ने उनके पुत्र को राजा का दर्जा देने से मना कर दिया और उसके विरोध स्वरूप महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों से जिस तरह का युद्ध लड़ा, जिस तरह से उन्होंने समन्वय बनाया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को गति प्रदान की, प्रेरणा प्रदान की, वो अविस्मरणीय है और हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में अंकित हो गए। उसी तरह भारतीय राजनीति में श्रीमती इंदिरा गांधी का भी चरित्र हमेशा हमेशा इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। भले ही आज के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग उनकी तमाम बुराइयां करते हों, लेकिन वो इंदिरा गांधी का ही साहस था जिन्होंने प्रिवी पर समाप्त किया, जिन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके बैंकों को आम जनता के लिए खोला, जिन्होंने पूरी कांग्रेस जब उनके खिलाफ थी तो उन्होंने कांग्रेस का फिर से गठन किया और न जाने कितनी बार कांग्रेस को उन्होंने बहुमत की सत्ता दिलाई और स्वयं प्रधानमंत्री बने। यह इंदिरा गांधी की ही देन थी कि कांग्रेस के राष्ट्रपति के उस समय के घोषित उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को इंदिरा गांधी की एक वाक्य ने कि आत्मा की आवाज़ पर वोट दीजिए और उन्होंने बीबी गिर को राष्ट्रपति बनवा दिया। यह इंदिरा गांधी की ही अदम्य साहस की बात थी कि 1971 में निक्सन जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति के समक्ष उन्होंने न तो घुटने टेके न समर्पण किया और उसके 7वें बेड़े भेजने की धमकी के बावजूद उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में अपनी सेना भेज करके उसको आज़ाद ही नहीं करवाया, बल्कि उसको मान्यता भी दी और बांग्लादेश के नाम से एक नए राष्ट्र का निर्माण भी करवा दिया। ऐसी महान क्रांतिकारियों की जन्म जयंती पर मेरा हार्दिक नमन, हार्दिक। साथियों, अब आगे बढ़ते हैं आज के घटनाक्रम पर। बिहार में चुनाव के परिणाम 14 नवंबर को आ गए थे और उसी दिन ये निश्चित हो गया था कि भाजपा नीति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को प्रचंड जनादेश मिला। भाजपा को 89 सीटें तो नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड को 85 सीटें मिली। 202 का आंकड़ा पूरा एनडीए क्रॉस कर गया। लेकिन उसके बाद
14 नवंबर को नतीजे आते हैं। 15 नवंबर को उत्साह मनाया जाता है, त्यौहार मनाया जाता है और फिर 17 नवंबर से भाग दौड़ शुरू हो जाती है। अब तक के इतिहास में जो नहीं घटा था वो 17 नवंबर को घटा। जब भी कोई नया सरकार, नया जनादेश आता है तो जो वर्तमान मुख्यमंत्री होते हैं अपनी कैबिनेट को बुलाते हैं और विधानसभा भंग करने की सिफारिश करने का प्रस्ताव पारित करवाते हैं और वो प्रस्ताव लेकर के अपनी सरकार का इस्तीफा लेकर के राज्यपाल महोदय के पास पहुंचते हैं। बिहार में भी वैसा ही हुआ। कैबिनेट की मीटिंग भी हुई, प्रस्ताव भी पास हुआ और राज्यपाल के यहाँ भी नीतीश जी गए, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिए। जबकि 1952 से अब तक की ये परंपरा थी कि कैबिनेट की बैठक के निर्णय से अवगत कराने के साथ साथ पूरी सरकार का इस्तीफा भी राज्यपाल को सौंप दिया जाता है और राज्यपाल अगली सरकार बनने तक उनको कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने के निर्देश देते हैं। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं। उसमें कारण था। कारण यह था कि नीतीश कुमार को भाजपा के नेतृत्व पर यह विश्वास नहीं था कि वो मुझको अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। अंदर खाने से जो चर्चाएं और जो बाहर मीडिया में भी इस तरह के प्रश्न, शंकाएं उठ रही थी, इसका उनको आभास था। इसलिए नीतीश कुमार ने अपना त्यागपत्र नहीं दिया और उसके बाद फिर शुरू हुआ बैठकों का दौर। शर्तों पे शर्तें। एक शर्त नीतीश कुमार रखते तो उनके दूत चार्टर्ड विमान में जाते दिल्ली के में गृह मंत्री अमित शाह से बात करते। उधर से भी कोई बात आती तो फिर चार्टर्ड विमान पटना आता और यहाँ उनको बताया जाता। इस तरह से ये 2 दिन बीत गए। अभी भी जिन बातों को लेकर विवाद है वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। बिहार की नई सरकार में गृह मंत्रालय बीजेपी चाहती है, जबकि नीतीश कुमार उसको छोड़ना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि अगर मुख्यमंत्री के हाथ से गृह मंत्रालय निकल गया तो मुख्यमंत्री तो नख दंत विहीन हो जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ी शर्त थी बीजेपी की वो ये थी कि नीतीश कुमार अपना एग्जिट प्लान बताएं कि वो कितने दिन तक मुख्यमंत्री रहेंगे और कितने दिनों के बाद मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे, जिसको बताने से नीतीश कुमार परहेज करते रहे। दूसरा जो सबसे बड़ा विवाद था वो विधानसभा अध्यक्ष को लेकर। नीतीश कुमार ये बात जानते हैं कि यदि बीच में विवाद होता है तो उसमें विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका सरकार को बनाए रखने में या गिराने में कितनी अहम होती है। यद्यपि अब तो ये बड़ा स्पष्ट हो चुका है कानूनन कि किसी भी प्रकार का समर्थन वापस लेने पर मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाता, बल्कि उसको फ्लोर पे जाने के निर्देश दिए जाते हैं। और अगर ऐसा आता है तो फ्लोर पर नीतीश कुमार का बहुमत दूसरी तरफ से भी बड़ा स्पष्ट है और ऐसे ऑफर भी विपक्ष की तरफ से आ चुके हैं। कल दिन भर और रात में भी मंत्रणाओं का दौर चलता रहा और आज आखिर में शाम को भाजपा ने केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, केंद्र के अर्जुन राम मेघवाल और फतेहपुर की पूर्व सांसद साध्वी निरंजन ज्योति को सह पर्यवेक्षक बनाकर कल ही रात को बिहार भेजा और आज सुबह 10:30 बजे पटना स्थित भाजपा के मुख्यालय में भाजपा विधानमंडल दल की बैठक भी संपन्न हो गई।
भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में एक बार फिर से सम्राट चौधरी को विधानमंडल दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया। आखिर इसमें नया क्या था? अभी भी सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं और उनके साथ कार्य कर रहे हैं। ये वही सम्राट चौधरी हैं जिनके ऊपर प्रशांत किशोर ने न जाने कितने आरोप लगाए। ये वही विजय सिन्हा जी हैं जब चुनाव प्रचार के दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र में गोबर और कीचड़ फेंके जाने पर सरकार को असहाय और वहाँ के एसपी को निकम्मा और कायर तक बताया गया। इन दोनों के नेता और उपनेता चुन लेने के बाद इतना निश्चित हो गया है कि संभवतः यही दोनों बिहार के अगले उप मुख्यमंत्री भी होंगे। अब 3:30 बजे एनडीए के सभी घटक दलों की एक संयुक्त बैठक होगी जिसमें एनडीए का नेता चुना जाएगा और संभवतः वो नीतीश कुमार ही होंगे। आज ही एक अड़े मार्ग पर नीतीश कुमार को जनता दल यूनाइटेड का विधानमंडल दल का नेता चुना जा चुका है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के नेता चिराग पासवान पहले ही नीतीश कुमार के नाम को हरी झंडी दे चुके हैं। अब इसमें कोई संशय नहीं है कि एनडीए की संयुक्त बैठक में नीतीश कुमार ही 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन अभी भी ये स्पष्ट नहीं है कि बिहार विधानसभा का अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड से होगा या भारतीय जनता पार्टी से। एक नई मांग जो लोजपा, उपेंद्र कुशवाहा और हम की ओर से कर दी गई है वो है कि संख्या के आधार पर नहीं, स्ट्राइक रेट के आधार पर मंत्रियों को दायित्व दिया जाए। सब कुछ अगले कुछ घंटों में स्पष्ट होने वाला है और आम जनता को बिहार की तो यही आशा होगी कि जिस उदारता से उन्होंने एनडीए को प्रचंड जनादेश दिया है और एनडीए ने अपने संकल्प पत्र हो या चुनावी भाषण हो, उनमें जो जो भी वादे किए गए हैं बिहार की जनता से, उनको वो कल से ही निभाना शुरू कर दें। देखिए क्या होता है आगे आगे, ये सब भविष्य के घटते में। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।